Welcome all my dear online students. So in the previous session हम लोग केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल एच, डेल ई, क्यू और डब्ल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे और हमने उसमें बात की थी कि वर्क जब भी आपको कैलकुलेट करना हो केमिकल रिएक्शन में इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। और मैं फॉर्मूले 2 लिख दूँ बस। तो वर्क हमेशा आपका कैलकुलेट होगा माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी से, और डेल एच और डेल ई के बीच में रिलेशन था हमारा डेल एच इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जिसका मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया था कि प्लॉट से दोनों रिलेशंस बस मेजरली हमारे लिए ये दो रिलेशंस हैं। ठीक है, मान लीजिए हमसे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करे थे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, हमसे बोल रहा है कि फॉर द combustion of isobutane, for the combustion of isobutane, ठीक है, आपसे बोल रहा है ऑप्शन 1 दे दिया एट टेम्परेचर भी मेंशन एट 127 डिग्री सेल्सियस। जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे हमारे फॉर द कम्बशन ऑफ आइसोब्यूटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट डेल एच डेल ई इक्वल है, सेकेंड बोल रहा है डेल एच इज लेस देन डेल्टा ई, थर्ड बोल रहा है डेल एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, और फोर्थ बोल रहा है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो रिलेशन यहाँ पर आपका वैलिड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए बस हमें जो काम करना है सबसे पहले आइसोब्यूटेन की रिएक्शन लिखना है ना। ब्यूटेन हमें पता है 4 कार्बन का, ब्यूटेन इज C4H10 और एल्केन फैमिली में फर्स्ट 4 नंबर तक आपके गैस होते हैं। तो ये ब्यूटेन है। अब इसके 2 आइसोमर्स होते हैं अगर आपको पता हो तो, है ना। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन। दूसरा होता है आपका आइसोब्यूटेन दैट इज CH3 CH3 होते दोनों ही गैस है, ये है आइसोब्यूटेन। तो मेन चीज़ तो है कि वो केवल आपको थोड़ा सा डराने की, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि एन ब्यूटेन ही का आइसोब्यूटेन है। फॉर्मूला तो दोनों का ही C4H10 ही रहेगा। तो अगर हम लोग हमारा फॉर्मूला लिखें C4H10 गैस, ठीक है, प्लस रूल क्या बोला था आपसे O2 गैस, ठीक, इसको जलाना है आपको। ठीक, 4 कार्बन यू आर हैविंग, तो आप 4 मोल्स तो किसके बना दोगे CO2 गैस के, और 10 आपके पास हाइड्रोजन है तो आप 5 मोल्स बनाओगे H2O के। अब टेम्परेचर ध्यान रखना है आपको, 127 दिया हुआ है, इसका मतलब आपका ये किस फॉर्म में हो गया, गैस के फॉर्म में, क्योंकि 400 केल्विन हो गया, वाटर वेपराइज हो चुका होगा। नाउ वी हैव टू बैलेंस 4 + 2, ऑक्सीजन होगा 8, यहाँ से होगा 5, 8 + 5 13, ऑलरेडी 2 आ चुका है 13/2। तो इससे अगर मैं इसका डेल्टा एन जी निकालूँ इस रिएक्शन का, हमारे लिए जो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 4 + 5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस 1 + 13/2। तो 4 + 5 हो गया आपका 9, माइनस ये हो गया 15/2। डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई पॉजिटिव 3/2, और अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो हमारा आंसर हो जाएगा डेल एच ग्रेटर देन डेल्टा ए। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस में इसमें है ना, शीट में भी मिलेंगे, जो एग्जाम्स में भी आ चुके हैं वो भी। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट होता ये कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल एच माइनस डेल्टा ई इन किलो कैलोरी। अभी तो जस्ट उसने रिलेशन पूछा है कौन बड़ा कौन छोटा। अब अगर वो बोल रहा है कि किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू भी बताओ, ठीक है, तो हमारे लिए
डेल एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू, ये रहा डेल एच, ये है डेल एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, इट विल बी डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/2, ठीक है। कैलोरी में बोला है इस पे आर की वैल्यू 2 आपको रखनी पड़ेगी। टेम्परेचर हो गया 400, 127 को हमेशा टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है आपको, और डिवाइडेड बाय किलो कैलोरी बोला है तो 1000 से अभी आप इसे डिवाइड भी करोगे, ठीक है। तो ये आपका 2 से 2 गया है ना, 1 2 0 गए, 4 3 का 12/10 और 12/10 इज आवर आंसर विल बी 1.2 किलो। ठीक है, वो सिंपल जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी टाइप से रहेंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे रहा है हमसे कि फॉर द रिएक्शन, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ना। फॉर द रिएक्शन गिवन है ए गैस प्लस 2D गैस गिव्स 3C गैस प्लस D गैस। ये आपको रिएक्शन गिवन है और इसका डेल्टा एच दिया है उसमें -20, टेम्परेचर मेंशन कर दिया एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी उसने डेल्टा एच की वैल्यू दी -20 किलो कैलोरी पर मोल, -20 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पे पर मोल से मीनिंग क्या हमारा है ना, जब भी ये डेल्टा एच आर है ना, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें केवल हमें डेल्टा एच आर और डेल्टा ई आर के बारे में ही ज़्यादा बात करना है, और उसमें भी मैक्सिमम टाइम्स हमें डेल्टा एच आर के बारे में ही बात करना है। तो ये डेल्टा एच आर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एच आर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये पर मोल क्या होता है, ये पर मोल हमेशा रिएक्शन का होता है ना, इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो ये ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज पर मोल ऑफ रिएक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर मोल ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के एक मोल का मतलब जिस फॉर्मेट में आपको रिएक्शन गिवन है, ए का 1 मोल जब बी के 2 मोल के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके सी के 3 मोल और डी का 1 मोल बनाएगा, तब उसे 1 मोल रिएक्शन का बोला जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि अगर आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि तब आप 2 मोल रिएक्शन के लिए करवा रहे हो वही काम, है ना। 1 मोल रिएक्शन के लिए ए का 1 मोल होना चाहिए था, अगर आपने इसका ऑप्शन 2 करा तो आपके लिए रिएक्शन का 2 मोल होगा, और इसका 2 होने का मतलब फिर इसका तो होगा नहीं, ऑटोमेटिकली सबका डबल हो जाएगा, ठीक है। और उनसे ये बोला है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट हीट एक्सचेंज when reaction takes place, heat exchange when reaction takes place in closed rigid container। जरूरी नहीं कि हमेशा एक घिसी-पिटी टेक्निक से क्वेश्चन पूछे। अब उसने आपसे बोला है हीट एक्सचेंज व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन क्लोज रिजिड कंटेनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज रिजिड कंटेनर? क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब है जिसका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा ई की, ठीक है। तो फिर से आपको रिलेशन तो एक ही लगाना है, उसके लिए पहले आप अपनी रिएक्शन का क्या निकाल लो, डेल्टा एन जी निकालो। कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी, 3+1 प्रोडक्ट साइड पे दोनों गैस हैं, -1 + 2 4, 3+1 4 -3, डेल्टा एन जी की वैल्यू होगी 1, ठीक है ना। अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एच की वैल्यू है -20, निकालना है मुझे किसकी वैल्यू, डेल्टा ई की, प्लस डेल्टा एन जी हो गया मेरी रिएक्शन का -1 किलो कैलोरी में, इसलिए आर की वैल्यू 227, तो टेम्परेचर हो गया हमारा 500 डिवाइडेड बाय आपका
ठीक है, नीचे 1000 बाय 1000 क्योंकि किलो कैलोरी है। तो ये एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इसलिए एक एक चीज़ को ढंग से समझते हुए लिखना है। 500 इंटू 2000, ये भी 1000, तो केवल 1 बचा आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आप बोलोगे कि आपके जो डेल्टा ई की वैल्यू हो गई वो -20 और वहाँ से फिर -1, मतलब इट विल बी -21 किलो कैलोरी। डेल एन जी पॉजिटिव है तो बोल ही रहे अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल एच आपका बड़ा होगा डेल्टा ई से, तो आप देख ही सकते हो बड़ा हो रहा है। डेल्टा एच है -20 और डेल्टा ई है आपका कितना -21। ठीक है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट constant pressure for combustion of benzoic acid solid at 27 degrees Celsius is -750 किलो कैलोरी पर मोल। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज -750 किलो कैलोरी पर मोल। हमसे जरा कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बस बार बार एक जैसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि एक तो आपको कैलकुलेशन समझ में आए और दूसरा कि मीनिंग आपको बार बार याद हो जाए। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल एच आपको गिवन है, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आपसे डेल ई पूछा जा रहा है। डेल एच को डेल ई में बदलना हो रिएक्शन के केस में तो हमेशा पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी सही, टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए, और फिर फॉर्मूला लगाना होगा हमेशा डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अब देखें, पहले रिएक्शन लिखें। व्हाट इज आवर बेंजोइक एसिड सॉलिड? इट इज C6H5C OH सॉलिड, ठीक है, प्लस O2 गैस। अब इसको जलाएं हम लोग। 6 + 1 7 कार्बन, तो इसलिए ये तो हो गया आपका 7 CO2 गैस। 5 + 1 6 हाइड्रोजन, तो इसलिए ये हो गया आपका CH2 लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर है आपका 27। ठीक है, तो वाटर को लिक्विड बनाना है आपको। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें, 7 × 2 = 14 + 3 17। 17 में से केयरफुल रहिएगा, 2 ऑलरेडी आपके यहाँ पर आ चुके हैं, तो 2 अगर यहाँ आ चुके हैं तो एक्स्ट्रा हमें कितने डालने हैं? 15। ठीक है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन अच्छे हैं क्योंकि इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दैट। तो ये हो गया 15/2 आपका। ठीक है, अब इसका डेल्टा एन जी आपको पता पड़ जाएगा। तो जब हम लोग इसका डेल एन जी निकालेंगे तो ना हम सॉलिड को काउंट करेंगे, डेल एन जी का मतलब है केवल गैस को काउंट करना है ना, ना लिक्विड को काउंट करोगे। तो आपका डेल्टा एन जी हो गया 7 - 15/2 दैट इज -1/2। ठीक है, अब ये -1/2 है, मतलब एक रफ आइडिया। अभी तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने बोला ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो रफ आइडिया आपको तुरंत आते जाना चाहिए कि आपका आंसर -750 से न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो थोड़ा सा कम होगा, है ना, क्योंकि डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाली टर्म बेटा नेगेटिव हो गई और ये उधर जाके 750 में ऐड हो जाएगी। तो 750 माइनस का था, उसमें कुछ ऐड हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 750 से कम होगी और कभी भी एक वाइड डिफरेंस नहीं रहने वाला है ना, ये ध्यान देना। डेल एच और डेल ई हमेशा आसपास ही रहेंगे। आप ऊपर का न्यूमेरिकल फिगर देख सकते हो, ये 20 आया था, ये 21 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस केवल 1.2 है। तो हमेशा ये 1 2 3 4 5
मैक्सिमम अगर किलो कैलोरी किलो जूल की बात करें तो इसी ऑर्डर का डिफरेंस रहने वाला है। ऐसा नहीं कि ये 750 है तो अगला सीधे 850 हो जाए, ठीक है ना, यहाँ 700 हो जाए। 3, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा डिफरेंस 27 डिग्री सेल्सियस पर होने वाला नहीं है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट जो मैं अभी कैलकुलेशन से समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो अब हमारा डेल एच की वैल्यू हो गई -750। तो ऑब्जेक्टिव्स में जब चारों ऑप्शन लिखे हुए हों तब इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। -750 इक्वल्स टू निकालना है हमें किसकी वैल्यू, डेल ई की, प्लस डेल्टा एम जी हो गया -1/2। कैलोरी में है इसलिए आर को रखेंगे 2, ठीक है। टेम्परेचर 27 है इसलिए 300 और किलो कैलोरी है इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 भी। तो आप देख सकते हो केवल कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये कैंसिल 1000 से 300 को कैंसिल करोगे तो 0.3, केवल 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये -0.3 है जो उधर जाकर आपका ऐड होगा और ये अगर उधर जाकर ऐड हो गया तो -750 प्लस 0.3 तो तब आपका आंसर जो हो जाएगा माइनस का 749.7 किलो कैलोरी, ठीक है। तो बस मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो इसी ऑर्डर का रहेगा, ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो आप सोचो एकदम से जब आपके पास नीचे 4 ऑप्शन रहें, पहला तो ये देख लीजिए कि आंसर 750 है तो इसी के आसपास रहेगा। 2, 3, 4, 5 तक का मैक्सिमम डिफरेंस, डेल्टा एन जी पॉजिटिव नेगेटिव आते ही पता पड़ जाएगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उससे अगली हर्डल आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही न पड़े इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में एक दो और कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रहा है enthalpy change, the enthalpy change, ठीक है, for the reaction of $50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm pressure is -0.31 किलोजूल। आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm pressure is -0.31 किलोजूल, कैलकुलेट डेल्टा। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी चेंज मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी आपको, डेल एच की वैल्यू हो गई -0.31 किलोजूल और अब पूछ रहा है आपसे किसकी वैल्यू, डेल्टा ई की, ठीक है। डेल एच देख के जब भी डेल ई पूछे रिएक्शन हो या डेल ई देख के डेल एच पूछे तो हमारे पास अगर टेम्परेचर मेंशन होता तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते, हम लोग फार्मूला यूज़ करते डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कहीं पर मेंशन नहीं है, उसकी बजाय उल्टे प्रेशर मेंशन है और आपको वॉल्यूम मेंशन है 50 ml ऑफ इथाइलिन और 50 ml ऑफ H2। तो इसका मतलब अब टेम्परेचर वाला फॉर्मूला तो नहीं यूज होगा, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और वो वेरिएशन क्या है अगर याद हो तो ये डेल्टा एन जी आर टी फॉर्मूला एक्चुअली कहाँ से आया था, प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी। ये बेसिकली मैंने बोला था कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे दे तो ये आपका P इंटू वी पी माइनस वी आर से आया था, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट
हमारा मीनिंग है ना। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा आपको बस एक ही अप्रोच याद हो जाए कि यही करने वाले हैं। एक्चुअली वो आपका P इंटू वी पी माइनस वी आर था, जिसमें हमने जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, अगर आपको याद हो, पी वी पी को हमने एन पी आर टी लिखा था, पी वी आर को एन आर आर टी लिखा था, दोनों का आर टी कॉमन निकला था, एन पी माइनस एन आर को ही डेल्टा एन जी लिखा था। तो बेसिक अप्रोच ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में यही बेसिक अप्रोच लगेगी। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। C2H4 गैस विल रिएक्ट विद इथाइलिन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, दोनों ने रिएक्ट करके बना दिया C2H6 गैस, इथेन भी गैस होती है। तो बेसिकली ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई, जो हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी। यहाँ पर तो अभी हमें नाम ऑफ रिएक्शन से कोई मतलब नहीं। थर्मोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर है जिसमें आपको रिएक्शंस के नाम के साथ पढ़ना है। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका है ना एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है C2H4 में, जबकि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है। तो जब भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में बदलेगा तो वो हमेशा कुछ हीट क्या करेगा, रिलीज, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल है। तो अगर अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल में जा रहा है तो वो हीट को रिलीज करेगा। तब आपको इसका डेल्टा एच है ना, इसलिए माइनस दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग लॉजिक भी लगाते चले तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की अच्छी डेवलप होगी कि रिएक्शन में क्या हो रहा है और क्यों नेगेटिव है ना। यहाँ क्यों नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि आपसे कंबशन बोला गया। अगर आप किसी भी चीज़ को जलाओगे तो जलाने पर हीट हमेशा क्या होती है, आपका रिलीज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या करें बेटा, शुरू में इसके 50 ml, इसके भी कितने ml 50, और ये होगा 0। अब ये दोनों, तो इसलिए आपके लिए वी इनिशियल मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट वो हो गया कितना 100 ml, 50 इसके 50 इसके। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया 50। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, दोनों 1:1 के रेशियो में थे, दोनों खत्म हो गए और वो 50 बना। तो हमारे लिए वी फाइनल का मतलब है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 50 ml। तो प्रेशर हमें दे ही दिया। अब हम लोग बस उस इक्वेशन को यूज करें, -0.31, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस प्रेशर की जगह 1.5 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 50 माइनस 100। अब देखिए कहाँ कहाँ पर चेंज होगा, है ना। पहला ATM और ये पहली बात तो ml में, तो अगर आपने इसे पहले 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका लीटर में आया, और 1 ATM लीटर, ठीक है ना, एक्चुअली तो होता है 101.325 जूल, बट आप तो इसे प्रैक्टिकली है ना, जहाँ पर भी ATM आए आप इसे बार माना करो, क्योंकि बार लेते ही 1 बार लीटर आपका 100 जूल हो जाएगा। और सिंस ये किलो जूल में है तो मुझे इसे भी किलो जूल में रखना है, मतलब इनको अभी 0.1 और होगा। तो बिल्कुल नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है, बट वो बोला है तो करना पड़ेगा आपको। तो -0.31 इक्वल्स टू डेली प्लस 50 माइनस 100 है ना, माइनस ही कर दूँ, माइनस 50 माइनस 100 50 हो गया, 50 इंटू 1.5 कितना हो गया आपका 75, और 75 में होगी उल्टे 10 की पावर -4, तो 0.0075 अगर आपने इसे किलो जूल में बदला है तो अब आपका जो डेल्टा ई होगा इट विल बी -0.31 प्लस 0.0075, तो योर आंसर विल बी -30.9925 किलो जूल। तो जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो बिल्कुल कम है, यहाँ पे तो उल्टे ml में होने से वो डिफरेंस और भी क्या हो गया कम। बट वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम का भी यूज करवा सकता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमेशा वो आपसे फिक्स एक पैटर्न पर ही बात करें, ठीक है। मान लीजिए मैं इस तरह का एक क्वेश्चन और करवा दूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ताकि केमिकल रिएक्शंस में हमारा परफेक्शन आ जाए ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा ई, द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ 1
मोल ऑफ CaCO3, फॉर की जगह वैन कर दो, सही होगी वर्डिंग। द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैन 1 मोल ऑफ CaCO3 इज चेंज्ड फ्रॉम कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, कैल्साइट होता है टू अरेजोनाइट, ठीक है, इज 0.21 किलो जूल। ये आपको इंफॉर्मेशन दी, अलग अलग फॉर्म की बार बार याद करिए, बोला गया अलग अलग फॉर्म की इंटरनल एनर्जी भी अलग अलग होती है, तो इसलिए जब 1 मोल CaCO3 का कैल्साइट फॉर्म बदलेगा 1 मोल अरेजोनाइट फॉर्म में, तो उसमें बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0.21 किलो जूल। ये आपका एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है ना, ट्रांजिशन का मतलब समझते ना, ग्रेफाइट का डायमंड में बदलना, एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म का दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में बदलना, ये उस टाइप का। अब हमसे बोल रहा है इस 0.21 किलो जूल एट 1 बार प्रेशर, ये भी कुछ प्रेशर से रिलेटेड कहानी है, एट 1 बार प्रेशर, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो रहा है। नाउ ही इज सेइंग कि कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी इफ डेंसिटी ऑफ कैल्साइट एंड अर्जोनाइट फॉर्म is R आपको गिवन है 2.5 एंड 4 ग्राम पर CL3, ये इस तरह से। तो अलग अलग लैंग्वेज आपसे यूज़ करवाई जा सकती है, मैं हर तरह का वेरिएशन बता दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में एक्सरसाइज करते हुए ऐसा नहीं लगे कि इस तरह का पेज हमारा आ चुका था। अब इसमें फिर से हमें डेली दिया है और हमसे डेलेज पूछा, ठीक है, तो इनके बीच का हमेशा रिलेशन यही है, डेलेज बराबर डेली प्लस, फिर से आप देखो कि अब आपको टेम्परेचर तो कहीं पर मेंशन नहीं, तो अब मजबूरी में ये एक तरह से एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म का दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्जन है जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर होता है, बट वो तो मेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में, और वो मेंशन करता भी तो बेटा उससे हो भी नहीं पाता, क्योंकि तब आप डेल्टा NG/RT जब करते तो उससे हमारा सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। CaCO3 तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म में। आप बोल देते कि डेल्टा NG की वैल्यू 0 है, आपको बराबर लगता है, बट एक्चुअली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आपके पास मजबूरी है, आपको P इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल से ही चलना पड़ेगा। अब V फाइनल और V इनिशियल का मतलब क्या है, देखिए 1 मोल उसने कंडीशन फिक्स कर दी, प्रेशर तो आपको पता ही है, कैल्साइट फॉर्म आपको बदल रहा है अर्जोनाइट फॉर्म, तो कैल्साइट फॉर्म इज कन्वर्टिंग इनटू अर्जोनाइट फॉर्म। तो 1 मोल उसने कंडीशन फिक्स कर दिया था, ये है मीनिंग इसका, इसलिए बोला गया क्वेश्चन में साफ साफ 1 मोल। अब डिफरेंट एलोट्रॉप्स का मोलर मास तो सेम ही रहने वाला, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लो या डायमंड फॉर्म लो, आपको उसके 1 मोल मतलब 12 ग्राम ही बोलोगे। तो यहाँ पर दोनों का मास कितने ग्राम है आपके पास, 100 ग्राम, और इसका भी मास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। अब आप इनका वॉल्यूम निकालो, ये तो मोल्स थे, मोल्स से आपने क्या निकाला, मास, और मास से अब मैं किसको निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम को। और मास से वॉल्यूम कैसे निकाला है, 100 को, नहीं डेंसिटीज थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दी। तो कैल्साइट फॉर्म की डेंसिटी दी है 2.5, तो जब आपने 100 को 2.5 से डिवाइड करा तो ये आ गया इसका वॉल्यूम कितना, 40, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। और इधर आपने 100 को डिवाइड करा 4 से, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। बस मैं तो लैंग्वेज बता रहा हूँ
कि लैंग्वेज अलग अलग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन की वो बदल सकता है। अब ये इस तरह से लैंग्वेज बदल दी, इस डेंसिटीज का यूज ये रहा, 1 मोल का यूज ये रहा, उससे आपको वॉल्यूम निकालना था। फिर आपको इसी फॉर्मूले पे आना था, डेल एच बराबर डेल ई जो 0.21 किलो जूल में है, प्रेशर 1 बार, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब 25, इनिशियल मतलब 40, ठीक है, इनटू अब ये वापस ml में है तो पहले 10⁻³ भी करोगे और बार लीटर को जब आपने किलो जूल में बदलना चाहा तो 0.1 भी। यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है और इस वजह से मैं एक एक करके सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये माइनस का 15 हो गया, 0.21 में से माइनस 0.15 इंटू 10⁻⁴ जिसे 0.0015 लिखोगे आप, तो इसलिए फाइनल आंसर आपका 0.20 है ना, क्या बोल रहा हूँ, 0.200 क्या बोल रहा हूँ, माइनस करना है बस, ठीक है, 0.20985, ताकि जैसे मैं इसमें 0.0015 ऐड करूँ ये वापस कन्वर्ट हो जाए किसमें आपका 0.21, ठीक। तो इस तरह से होगा, तो बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। हम चाहें तो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर उसने पर्पसली पूछा है आपसे क्वेश्चन में तो फिर नेगलेक्ट करना आपके लिए अलाउड नहीं रहेगा, तो वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन करवाऊँ कि हमसे बोला है कि H2 + Cl2 gives 2HCl, ये भी गैस है, ये भी गैस है, 2HCl भी गैस है। H2 + Cl2 gives 2HCl गैस, इसका डेल्टा एच दिया है -185 किलो जूल पर मोल। अब अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर पर मोल का मतलब क्या होता है, पर मोल ऑफ रिएक्शन। एक एक टर्म को आपको ढंग से समझना है ना, तो ये पर मोल ऑफ रिएक्शन। अब हमसे बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई व्हेन 3 मोल ऑफ H2 reacts with when 3 mole of H2 reacts with 3 moles of Cl2। जब 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल Cl2 के साथ, तब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में मोल का यूज आ जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले 1 मोल के लिए ही करना है बेटा, ना। 1 मोल से मेरा मीनिंग क्या है, ठीक है। अब एट टेम्परेचर भी मेंशन होगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस मान। अब हालांकि इसमें टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि आप अगर इसका डेल्टा एनजी निकालोगे तो कितना हो गया डेल्टा एनजी इसका 2 - 1 + 1, ये 2 है और 1 + 1 तो 0 हो गया। डेल एनजी 0 होने का मतलब डेल एच और डेल यू क्या होगा आपके बराबर, और इसलिए आपकी वैल्यू जो रहेगी वो -185 किलो जूल पर मोल रहेगी, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर नहीं भी देता तो काम चल जाता। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक है कि ये 1 मोल के लिए बेटा, तो ये इस अगले क्वेश्चन में वेरिएशन ये है कि हो सकता है वो किसी क्वेश्चन में आपसे मोल्स भी चेंज करवा दे। तो अगर वो मोल्स चेंज करा रहा है तो उसका इफेक्ट आप लास्ट में लोगे, शुरू में नहीं। लास्ट से नहीं, पहले आप नॉर्मल अपना डेल एच बराबर डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगा के 1 मोल के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब आप देखो कि ये इसका 1 मोल और इसका 1 मोल दोनों के 1-1 मोल होते तो आपके डेल्टा यू की वैल्यू -185 होती। बट अब वो बोल रहा है दोनों को 3-3 मोल लो, तो इसलिए हमने बोला था कि थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए हमने पहले स्ट्रॉन्ग करा था कि एंथैल्पी हो या इंटरनल एनर्जी दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जब 1 मोल के लिए वैल्यू इतनी है तो अब तो रिएक्शन के कितने मोल हो रहे हैं, 3 मोल, ठीक है। तो 3 मोल हो रहे हैं तो आपके लिए नेट डेल्टा ई का आंसर, डेल्टा ई बोलते हम तो डेल्टा ई का आंसर -185 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब आपको पर मोल भी लिखने की जरूरत नहीं, 185 × 3 करोगे माइनस का 555 किलो जूल। अब पर मोल भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक एक टर्म का
छोटा छोटा सा जो मीनिंग है उसको प्लीज अपने माइंड में रखिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है सर, क्या होता है यहाँ पर इसके तो 3 मोल होते हैं और मान लीजिए इसके 3.5 मोल होते हैं, ठीक है ना, कि H2 के तो 3 मोल ही है बेटा, बट Cl2 के 3.5 मोल्स होते। विल देयर बी एनी चेंज इन आंसर? नो, आंसर तो सेम ही रहता है। ऐसा क्यों? आप खुद ही मोल कॉन्सेप्ट से समझिए। अब इसके 3 मोल हैं और इसके 3.5 मोल है, तो इतना रफ हमें मोल कॉन्सेप्ट आता ही है कि लिमिटिंग रीजन तो निकालना सबको आता होगा। कौन लिमिटिंग रीजन कैसे निकाला जाता है? गिवन मोल्स को उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। 3 को 1 से डिवाइड करोगे, 3.5 को भी 1 से, लिमिटिंग रीजन कौन हुआ? H2, ये 0 बचेगा, ये 0.5 बच गया, मतलब Cl2 के रिएक्ट केवल 3 मोल ही करेंगे, 0.5 मोल बच गया। जो मोल बच गए उनकी वजह से एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। एंथैल्पी चेंज तो इसलिए हो रही क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही थी, और केमिकल रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक दोनों रिएक्टेंट हो। तो एक्चुअली इसमें भी 3 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो ये थोड़े से फिर इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा कि आपको आइडिया रहे, इसे मैं एक अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा कि आपको आइडिया रहे कि हल्का सा इनमें उसने तड़का लगा दिया है कि इनका मोल कॉन्सेप्ट्स का। तो मोल जब भी अकाउंट में ले, मेरी एडवाइस हमेशा मानिएगा, ठीक है ना, कि आप उसको लास्ट में अकाउंट में लेकर, ऐसे नहीं कि आप, है ना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर 3H2, फिर यहाँ पे 3Cl2, फिर यहाँ पे 6HCl, उससे डेल्टा Ng को चेंज करने में चले जाते हैं। वो भी सही होगा बेटा, बट मेरा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं आप आगे पीछे गड़बड़ कर दोगे। इसलिए अपने जहाँ पर भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उन जगहों पर आप अपना, क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस जगह आप अपना ये रूल नोट बना के लिख लें कि अगर मोल अकाउंट में लिया जाता है देन वी विल टेक द मोल्स इनटू अकाउंट एट द लास्ट। पहले आप जो रिएक्शन दी गई है उसी रिएक्शन के लिए ΔH बराबर ΔE प्लस डेल्टा Ng RT फॉर्मूला लगा के 1 मोल के लिए निकाल लें, और फिर जितने मोल्स हों लास्ट में उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें ना। इसका यूज जैसे मैं एक और क्वेश्चन में समझाऊं कि अगर हमसे बोल रहा है अब इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक और क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, जैसे कि मोल्स का अकाउंट में यूज कैसे करवा देगा। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन क्लास इलस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी पार्ट हमारा अनटच्ड ना रहे। इसको यूज में लेने के लिए जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है कि हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इन bomb calorimeter, in bomb calorimeter is minus 850, चलो थोड़ा सिंपल कर देते हैं बेटा, माइनस, चलो 850 रहने देते, 850 किलो जूल पर मोल। मोल पे अकाउंट में लेने के लिए एक क्वेश्चन में वो बताओ, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज माइनस 850 किलो जूल पर मोल। आपसे कह रहा है कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी when 80 ग्राम ऑफ CH4 आर बट अगर आप 80 ग्राम CH4 को जला रहे हो तब चेंज इन एंथैल्पी बताओ क्या होगा। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का मीनिंग आपसे मैंने पहले ही बोल दिया था, डेप्थ में तो हम इसे थर्मोकेमिस्ट्री में मैं समझा भी दूंगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, bomb calorimeter is an instrument which works on the principle of constant volume and it is used to calculate change in internal energy।
जब मैंने इंटरनल एनर्जी समझाया था थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में, तब मैंने इस पॉइंट को लिखवा दिया था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है लेबोरेटरी में, जैसे यूज करा जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनडायरेक्टली वो जो आपकी वैल्यू है वो डेल्टा ई की है ना, -850 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अभी इस मास वास को भूल जाइए, इस यही मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि पहला काम अपना आप रिएक्शन लिखो। क्या रिएक्शन होगी? CH4 गैस विल कंबाइन विथ 2 मोल्स ऑफ O2 गैस। अब मुझे याद ही है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि 2 ही आएगा वो, और आप भी लिख ही लोगे CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड बिकॉज टेम्परेचर 27। ठीक है ना, तो 2 ही आ रहा देख लीजिए। तो मुझे याद ही है, तो सिंपल सी रिएक्शन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, वहाँ से 2, 4 हो गए, तो क्वेश्चन 2। तो अब आप इसका अगर डेल्टा एनजी निकालते हो, व्हाट इज डेल्टा एनजी, ये तो काउंट होगा नहीं बेटा, ठीक है ना, 1 प्रोडक्ट का -1 + 2, तो डेल्टा एनजी हो गया इस रिएक्शन का -2। ठीक, तो मोल जब भी आ जाए आपको लास्ट में अकाउंट में लेना है, पहले बिना डरे सब कुछ अपना जो अभी तक कर रहे थे। आपको डेल एच चाहिए, डेल ई की वैल्यू है -850 प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू है -2 आर। अब जूल में आ रहा है तो ध्यान देना है ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8.31 जो आपका टाइम 40 करवाएगा, आप उसे 25/3 रखो इंटू 300 और डिवाइडेड करके आपका किलो जूल में बदलने के लिए 1000 है ना। आर को अगर आप जूल में 8.31 रख रहे हैं तो 25/3 8.33 होता है। इससे आपके आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आंसर्स कभी भी इतने क्लोज नहीं देने वाला है। बट इससे कैलकुलेशन आपकी खूब आसान होगी। देखो ये 2 0 गए, ये 3 कैंसिल, 25 × 2 50, 10 गया, सब कुछ कैंसिल होकर केवल 5 बच रहा है, माइनस का 5। तो आपके लिए जो यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है वो -855, -850 पहले से था और ये -5। बट अब ध्यान देना, जो मैं कहना जा रहा हूँ आपसे कि ये पर मोल है, फिर से आपका ये 1 मोल के लिए है। और जैसे ही मोल अकाउंट में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में रिएक्शन वाले मोल्स थे, अब इसमें इन जनरल वैसे मोल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि 80 ग्राम ऑफ CH4 का मतलब उसके मोल्स निकालो। तो 80 को आपको CH4 का मोलर मास मोल्स निकालना मैं उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा। V1 मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो 80/16 मतलब 5। और मैं जो मिस्टेक बता रहा हूँ, जो यहाँ पे भी बताई थी आपको, कि जैसे 5 मोल है, स्टूडेंट सीधे इस कोफिशिएंट को 5 कर देता है। तो कभी वो 1000 दे देगा तो कितना बड़ा कोफिशिएंट करोगे आप खुद अपना दिमाग लगाइए। कभी मैंने आपको 1000 मोल दे दिए, 1 लाख मोल दे दिए, तो आप कितना बड़ा करते जाओगे कोफिशिएंट। ये कभी नहीं करना है। मोल्स हमेशा लास्ट में अकाउंट में लेंगे। पहले पर मोल के लिए लिखो, फिर अब 5 मोल हैं तो जो ये आपका आंसर आ रहा है नेट डेल्टा एच का आंसर आपका 5 × -855। और अभी मैंने बोला था कि अब इसमें मोल वर्ड नहीं आएगा, अब इसमें केवल किलो जूल आएगा। तो 5 5 × 25 कैरी ऑन टू 5 5 × 25 + 2 27 7 कैरी ऑन टू -4275 किलो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो मोल का यूज समझाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन और बता दिए हैं आपको, ठीक। और अगर क्वेश्चन ये होता कि अभी तो मैंने थोड़ा क्या ना सिंपल सा लिख दिया कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी, हो सकता है क्वेश्चन ये होता कैलकुलेट हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 80 ग्राम ऑफ CH4 आर बर्न। अगर उसमें हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया होता, ठीक है, और एक आंसर -4275 होता है और एक 4275, तो फिर आपको सही आंसर 4275 होता, क्योंकि हीट रिलीज बोलने का मतलब माइनस साइन उसमें ऑटोमेटिकली रिलीज में आ चुका है ना। कभी मैं आपसे पूछूं कि -4275 किलो जूल हीट बढ़ी है कि +4275 किलो जूल हीट बढ़ी है, मैथमेटिक्स मत बोल देना बेटा ना कि +42, दोनों हीट सेम है, बस एक प्लस से मतलब एब्जॉर्ब हो रही है और एक माइनस से मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट इन्वॉल्व तो दोनों में ही सेम है, एक में रिलीज बोलेंगे और एक में एब्जॉर्ब बोलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो 1-2 लास्ट क्वेश्चन बस मैं और बता रहा हूँ और उसके बाद हम लोग फेस चेंज की बात करेंगे। फिर वर्क डन केवल पूछे, मैंने क्वेश्चंस तो करा दिए, अब मैं रिएक्शन बेस्ड वर्क डन करा रहा हूँ। हमसे जरा कैलकुलेट वर्क डन
तो क्वेश्चन में रिएक्शन बेस्ड वर्क डन के समझा रहा हूँ। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 1 mole of zinc reacts with dilute HCl at 27 degrees Celsius in open container. Calculate work done when 1 mole of zinc reacts with dilute HCl at 27 degrees Celsius in open container. ये अब केवल वर्क डन की बात कर रहा था, तो यहाँ कैसे वर्क डन आ गया है ना। ये भी रिएक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है आपका, केमिकल रिएक्शन के। आपको पहले जिंक की फिजिकल स्टेट तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को पता ही होगा, मेटल होता है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवानी। अब डाइल्यूट है मतलब ये डेफिनेटली सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, तो मैं लिक्विड लिख दे रहा हूँ। और जिंक एक एक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होती है, ठीक है ना, वो आपकी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करती है। यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि आपको पहले ये रिएक्शन, अब वो रिएक्शन नहीं देगा बेटा, ये भी ओल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वो आपको रिएक्शन देने वाला नहीं है, ये खुद लिखनी है। ZnCl2 आयनिक कंपाउंड है, फिजिकल स्टेट सॉलिड, H2 गैस, गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ठीक है ना। और केमिकल रिएक्शन का वर्क डन अगर टेम्परेचर देके बोला जाए तो ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन बता दिए थे आपको, और फिर से बोल रहा हूँ कि हमेशा माइनस डेल्टा NG RT से ही होगा, तो इसलिए W विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG आपका 1 है ना, न ये काउंट होगा न ये काउंट होगा न ये, डेल्टा NG सीधे सीधे H2 का कोफिशिएंट 1 हो गया इनटू, अब कैलोरी में बोल रहा है कि जूल में बोल रहा है, हम दोनों में निकाल लेते हैं। अगर जूल में बोल रहा है ऑप्शन में तो 25/3 रखना इनटू टेम्परेचर को 300। यही मैं कह रहा हूँ कि 25/3 रखने से जहाँ पर भी टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिख जाए आर को आप हमेशा 25/3 रखो ताकि कैंसिल हो। आप बोलोगे माइनस का 2500 जूल, ठीक है। और कैलोरी में होता तो झंझट ही नहीं है, फिर तो आप -1 इंटू 2 रखते, फिर टेम्परेचर कुछ भी हो, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि 2 से मल्टीप्लाई करना तो सबको आता ही है, 2 इंटू 300 ये हो जाता है माइनस का 600 कैलोरी, ठीक है। तो एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बस मैं और करा दे रहा हूँ रिएक्शन पर, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अब उसमें मान लो नया चीज दे दिया, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 92 ग्राम ऑफ Na solid reacts with water at 27 degrees Celsius in an open container, ठीक है। तो फिर से इसमें मास का भी थोड़ा सा यूज आ जाए, रिएक्शन का तो यूज है ही है। सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ बेटा, मास वास को तो बाद में देखेंगे, पहले बैलेंस रिएक्शन तो लिख लें। ओपन कंटेनर में क्यों होता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर अगर वर्क डन होगा, जैसे ऊपर है कोई गैस प्रोड्यूस हुई, वो गैस क्या करेगी, वो एटमॉस्फेयर को हल्का सा ऊपर पुश करेगी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ओपन कंटेनर में हमेशा प्रेशर क्या बना रहता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कुछ ना कुछ तो एटमॉस्फेयर को ऊपर की तरफ धक्का देगी, वो सब हमें दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए ओपन कंटेनर वर्ड दे रहा है। अगर ये क्लोज कंटेनर होता तो सीधा आप वर्क डन 0 बोल देते, ये भी ध्यान देना। अगर यहाँ पर ओपन की जगह में कंटेनर क्लोज कर देता तब आपका वर्क डन 0 हो जाता। क्लोज कंटेनर में कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो ई डेल्टा वी में, ये तो बेसिकली माइनस डेल्टा NG RT आया कहाँ से था, ये is nothing but a consequence of P into Vp minus Vr। तो उसके पीछे की कहानी को जरूर समझिए कि ये उससे जुड़ा हुआ चीज है आपका, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नया कोई चीज आ गया। अगर क्लोज कंटेनर कर देता हूँ यहाँ पर सीधे आप बोलते हैं वर्क डन 0, क्योंकि क्लोज कंटेनर में चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 हो जाता है। इसलिए ओपन कंटेनर का भी मीनिंग है, रिएक्शन का मीनिंग है। ये दोनों भी लास्ट क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। वाटर के साथ सोडियम सॉलिड की क्या रिएक्शन लिखोगे आप, Na सॉलिड ने अगर वाटर के साथ रिएक्ट करा तो वो NaOH बनाएगा प्लस रिलीज करेगा H2 गैस,
ठीक है। अब अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना हो, मान लो 2, इसको भी मैं कितना कर दूँ 2, तो 2 NaOH, ये तो लिक्विड है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। NaOH तो सॉल्यूशन में बनेगा, मान लो होता तो सॉलिड है बट एक्वस फॉर्म में बन गया, ठीक है। और मेन है बस आपका H2 ही गैस है, फिर से ओपन कंटेनर है, H2 गैस है, वो आपका एटमॉस्फेयर को पुश करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम लोग पहले वर्क डन निकालें तो फिर से फॉर्मूला तो वही है, माइनस ऑफ डेल्टा Ng/RT। एंड व्हाट इज डेल्टा Ng/RT ऑफ दिस रिएक्शन? ये तो काउंट होने वाले हैं नहीं, केवल H2 का कोफिशिएंट 1 है, वही काउंट होगा, तो -1 इंटू R, अब मान लो मैं कैलोरी में निकाल देता हूँ, इंटू 300, ये -600 कैलोरी। बट ये आंसर में टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने मास को अकाउंट में नहीं लिया है। 92 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब 92 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है। और अगर ये 4 हो गया तो आपके पास सोडियम के 4 मोल हैं। अभी जो आपने काम करा है Na का कोफिशिएंट 2 होने का मतलब आपने सोडियम के 2 मोल के लिए ये काम करा है, तो 2 मोल से अगर इतना वर्क मिल रहा है, 4 मोल अगर हो गए तो आपको जो आंसर टिक करना पड़ेगा वो इसका डबल, मतलब माइनस का 1200 कैलोरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितने तरह के क्वेश्चंस आप केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, मैंने हर एक चीज़ को आपका कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज़ को समझाया है। लास्ट सेशन भी ऑलमोस्ट पूरा मैंने 40 to 45 मिनट्स का इसी के ऊपर लिया था। आज का सेशन भी ऑलमोस्ट मेरा इसी टॉपिक के ऊपर जा रहा है, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हों और इस तरह के क्वेश्चंस में आप कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना करें। फिर अब अगर मैं थर्ड केस फेस चेंज को ले लूँ, साथ में ही ले लूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और फेस चेंज में एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसे साथ में लेंगे, क्योंकि केस 3 कि इनमें अगर तीनों पैरामीटर बोले, कैलकुलेशन ऑफ ना, हमारा मेन टॉपिक वही चल रहा है बेटा, डेल H, डेल E, Q और W। हम इन्हीं चारों को निकालना चाह रहे हैं, डेल H, डेल E, Q एंड W फॉर फेस चेंज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग में बता लीजिएगा कि फेस चेंज कोई नई चीज नहीं है। These are basically chemical reactions की तरह ही ट्रीट करेंगे। फेस चेंज अनलेस अदरवाइज मेंशन इन कंडीशन पर होगा ना। फेस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब तक कुछ मेंशन नहीं है, फेस चेंज भी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। और इसे पहला रूल सुन लीजिए कि दीज आर ऑलवेज सिमिलर टू केमिकल रिएक्शन, ताकि आपके दिल में किसी तरह का कंफ्यूजन न रहे, दिल में मलाल न रहे, दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। इन्हें केमिकल रिएक्शन है। फेस चेंज के 3 तरह के होते हैं। पहला सॉलिड का लिक्विड में जाना, मैं सब्सटेंस को मान लो अननोन में कोई सब्सटेंस ए बोल देते हैं ना, ए सॉलिड ए लिक्विड, जिसे बोला जाता है फ्यूजन, पहला फेस चेंज। दूसरा फेस चेंज होगा आपका ए लिक्विड टू ए गैस, जिसे बोला जाता है वेपोराइजेशन। और तीसरा फेस चेंज होता है ए सॉलिड टू ए गैस, जिसे बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो सुन लीजिए कि फेस चेंज आर बेसिकली केमिकल रिएक्शन। दिन में अगर आप फर्स्ट केस को बोलो, फर्स्ट केस का डेल्टा Mg कितना बोलोगे? 0, क्योंकि ये सॉलिड है लिक्विड, ठीक है। सेकेंड केस के लिए ए लिक्विड टू ए गैस कितना बोलोगे? डेल्टा Mg 1। हमेशा ये लास्ट के सब क्वेश्चन अभी बोर्ड पे जो लिखे पड़े हैं ये मोल्स के रिस्पेक्ट में, हमेशा आप पहले 1 मोल के लिए निकालो, फिर जितने मोल होंगे वो बाद में देखेंगे। तो इन पर बस मुझे 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने हैं, जो भी चीज़ पूछे। फिर ए सॉलिड टू ए गैस, ये भी केमिकल रिएक्शन की तरह लिखो, डेल्टा Mg 1। तो अगर कभी भी फेस चेंज का क्वेश्चन आ रहा है, बिना डरे के लिए रूल मेरे ध्यान रखें,
उन्हें फेस चेंज लेना है, ठीक है। इसलिए इनका वर्क डन, इनका भी वर्क डन आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे, माइनस डेल्टा एन जी आर टी से। इनके लिए भी ये रिलेशन वैलिड होगा ही, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, जैसे केमिकल रिएक्शन में कोई एक चीज गिवन थी, या तो डेल एच गिवन होगा, डेल ई पूछेगा, या डेल ई गिवन होगा, डेल एच पूछेगा। इनमें नॉर्मली डेल्टा एच गिवन होगा नॉर्मली, है ना, क्योंकि इसका डेल्टा एच फ्यूजन इनफैक्ट देने की जरूरत भी क्या बेटा, है ना। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें कई वैल्यूज तो याद है। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलूँ तो आप सभी को शायद याद होगी 80 कैलोरीज पर ग्राम। हम इतना ज़्यादा ऐसे 9-10 से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तब तक याद हो जाती है। तो 1 ग्राम को वाटर को फ्यूज कराने के लिए 80 कैलोरी, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन डेल्टा एच 1 मोल के लिए बताया जाता है, तो 80 को बस 18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पूछूं, शायद आपको वो भी याद होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए 540, तो 1 मोल के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए सबकी ये वैल्यूज, है ना, ऊपर वाले के लिए डेल्टा एच फ्यूजन, सेकेंड वाले के लिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और थर्ड वाले के लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन। इन सब की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी पर मोल के लिए, ठीक है। ये गिवन है बेटा। अब फर्स्ट केस अगर हो, फ्यूजन हो, तो आप बोलोगे कि वर्क डन 0 प्रैक्टिकली। मैं प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हल्का सा तो सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, बट हम उस वॉल्यूम चेंज को प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट मानेंगे, तो हम बोलेंगे 0, और इसीलिए डेल एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा ई, ठीक है। सेकेंड केस के लिए वर्क डन आप निकालोगे किस फॉर्मूले से, डेल्टा एन जी तो 1 ले ही लिया आपने, माइनस आर टी, है ना, ये 1 मोल के लिए होगा। अब अगर जितने भी मोल के लिए बात कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा, पहले 1 मोल के लिए निकाल लो। और डेल एच और डेल ई में क्या रिलेशन होगा, इट इज डेल एच बराबर डेल ई प्लस आर टी। इससे भी पहले काम कर लो, कितने मोल के लिए, 1 मोल। फिर अगर वो 5 मोल बोल रहा है, 10 मोल बोल रहा है, वो बाद में देख लेंगे। लास्ट वाले केस का भी वही हो गया, इसका भी डब्ल्यू माइनस आर टी फिक्स हो गया, और डेल एच बराबर डेल ई प्लस आर टी, ये भी 1 मोल के लिए दोनों, और फिर चेंज कर देंगे, फिर जो भी होगा वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे अब मैं इस पर क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊं, एक ही क्वेश्चन से सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हमसे बोला है कि मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो कैलोरी। मोलर वर्ड यूज कर दिया बेटा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, 1 मोल। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट, ये केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहेगी फेस चेंज के लिए, बाकी सब आपको अब अपना दिमाग लगाना है, और वो मैंने रूल बता दिए, दिमाग अब केवल कैलकुलेशन में लगाना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेट डेल एच, डेल ई, डब्ल्यू, क्यू सब पूछूंगा मैं तो, क्योंकि मैं तो हर केस में चारों पैरामीटर्स निकालना सिखा दूंगा। क्वेश्चन में कोई एक पैरामीटर पूछा जाएगा आपसे, डेल एच, डेल ई, डब्ल्यू एंड क्यू, व्हेन 90 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड वेपोराइजेस। ठीक, जब 90 ग्राम लिक्विड वेपोराइज हो रहा है तब आपको चारों पैरामीटर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 ग्राम को तो अभी भूल जाइए, ये तो बाद में देखेंगे। 90 ग्राम का बस इतना सा मतलब है कि 90/18 ये हो गया 5 मोल। तो मोल तो मैंने बोला ही कि मैं हमेशा लास्ट में देखूंगा। अगर आप मुझे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं तो मेरी एक एक एडवाइस को सुनते चलिए, उसे ध्यान रखते चलिए।
फेस चेंज या केमिकल रिएक्शन रूल्स फिक्स हैं और मोल्स हमेशा लास्ट में देखा जाएगा। अब पहले डेल एच और क्यू दोनों बराबर हैं, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है बेटा। पहले हम लोग सब चीज फॉर वन मोल कर रहे हैं, है ना, बाद में मोल्स को देखेंगे। तो फॉर वन मोल डेल एच क्यू पी तो क्वेश्चन में गिवन है बेटा। फेस चेंज भी मैंने क्या बोला है, हमेशा कहाँ पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो प्रेशर आपका कांस्टेंट है, इसलिए क्यूपी ही डेल्टा एच हो गया, ये हो गया 41। ठीक है, अब बात रही वेपोराइजेशन का मतलब, H2O लिक्विड किसमें बदल रहा है, H2O गैस में। तो आपसे बोल ही दिया डेल्टा एन जी कितना हो गया 1। अब बात पहले वर्क की कर लो, 1 मोल के लिए कितना -RT। फिर R कितना रखोगे, जिसमें R इतना 2 और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 373, 1000 से डिवाइड करना मत भूल जाना। 373 का डबल 746 बाय 1000 मतलब माइनस का 0.746 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हो गया W बेटा -RT। और अब अगर आपको डेली चाहिए तो फॉर्मूला यूज करो, डेल एच बराबर डेली प्लस RT, जिसमें डेल एच आपको पता है 41, डेली निकालना है और RT की वैल्यू है ना, इसी का माइनस हटा दो, माइनस हटा दोगे तो ये RT की वैल्यू तो आपका। ठीक है, तो इसलिए आपका डेल ई का आंसर कितना हो गया, इट विल बी 41 में से ये गया तो 40.254। ओके, ये खत्म हो गया आपका। ये सब 1 मोल के हैं। तो अब जो आपके फाइनल आंसर होंगे ना, एग्जाम में कोई एक चीज पूछी जाएगी आपसे, तो अब आपके जो फाइनल आंसर होंगे वो होगा डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी का आंसर 41 × 5 मतलब 205 किलो कैलोरी। ये आपका पहला आंसर होगा कि डेल्टा एच और क्यूपी बराबर, जिसका आंसर अब ये 5 मोल मैंने अकाउंट में ले लिया। ठीक है, फिर वर्क डन का आपका फाइनल आंसर होगा -0.746 × 5, 6 5 30, कैरी ऑन 3, 5 4 20 प्लस 323, कैरी ऑन 2 25, 5 7 35 प्लस 2 37, तो माइनस का 3.73 किलो कैलोरी। ठीक है, और डेल ई का आपका आंसर जो हो जाएगा वो 40.254 × 5 करोगे, 5 4 20। ठीक है, कोई एक पार्ट पूछेगा, मैं तो सब निकालना सिखा दे रहा हूँ। 5 5 25 प्लस 2 27, 12 27 का 7 कैरी ऑन 2, 5 2 10 प्लस 2 12 कैरी ऑन 1। ठीक है ना, 45 200 प्लस 1 201 और आपका आंसर हो गया 3 डेसिमल आ जाएंगे तो 201.27 किलो कैलोरी ना। बेसिकली वो इन दोनों का डिफरेंस ही रहेगा हमेशा। आप इन दोनों को है ना, इसमें से इसको माइनस करो, यही मिलने वाला, तो वही हो रहा है। ये 5 मोल के लिए आपका आंसर होगा। तो फेस चेंज इससे बाहर नहीं जा सकता। वेपोराइजेशन भी होगा, सेम काम होगा। हाँ, फ्यूजन होता है तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो आप सीधे सीधे बोल देते कि डेल एच और डेल ई आपका बराबर है और वर्क डन प्रैक्टिकली कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें आपका वर्क डन जो आएगा वो वॉल्यूम चेंज की वजह से आएगा बेटा, है ना। वर्क डन हमेशा मैंने बोला ही था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेजर चेंज इन वॉल्यूम किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से। इसलिए अगर मैं इसे केमिकल रिएक्शन ले रहा हूँ तो कोई गैस इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली वर्क डन कितना होगा आपका 0। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बस इतना से जरूर याद रखेंगे कि हम प्रैक्टिकली भले वर्क डन 0 बोले, बट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहे वाटर के लिए, क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसे हम, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें वाटर के लिए थोड़ी सी जानकारी रहे। क्या जानकारी रहे वाटर के लिए कि अगर इसमें बोले बेटा, ठीक है ना, कि वर्क का साइन क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर कोई दूसरा सॉलिड और लिक्विड लिख देता, मैं अननोन में ए सॉलिड ए लिक्विड ले लेता, तब मुझे पता नहीं बेटा कि कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है। हम प्रैक्टिकली वर्क डन 0 बोलेंगे, ठीक है। या अगर मजबूरी में 0 ऑप्शन नहीं है तो जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो बाय लॉजिक बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी कम थी,
बट लिक्विड्स में वो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, इसलिए आप वर्क का साइन क्या दोगे, नेगेटिव। बट इस केस में आपको वर्क का साइन पॉजिटिव देना है। जीरो तो मैंने इसलिए देख लो अप्रोक्सीमेट का साइन डाला बेटा, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्टली तो वर्क कभी जीरो नहीं होगा बेटा, होगा तो सही। नॉर्मल केसेस में अगर मजबूरी में साइन पूछे ही, जब भी सॉलिड लिक्विड में जाएगा नेगेटिव। ओनली एक्सेप्शन के तौर पर आपको वाटर को याद रखना है। क्यों है एक्सेप्शन, आप सभी को पता होगा, H2O सॉलिड मतलब आइस और H2O लिक्विड मतलब वाटर। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करा था, आइस का वॉल्यूम, आइस की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इस वजह से है ना वॉल्यूम ऑफ आइस जो होगा वो ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जब आइस वाटर में बदल रही है तो एक तरह से आपका कंप्रेशन हो रहा है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन का साइन आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर का एक स्पेशल एग्जांपल ध्यान रखना आपको कंपलसरी हो सकता है, वो एग्जाम में केवल इतना ही पूछ लो बेटा, व्हेन फ्रीजिंग, है ना, व्हाट विल बी साइन ऑफ वर्क डन व्हेन फ्रीजिंग ऑफ वाटर अकर्स। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब उल्टा हो रहा है बेटा, लिक्विड बदलेगा किसमें, सॉलिड में, तब आप बोलोगे वर्क डन का साइन जो होगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो वाटर के केस का एक स्पेशल एग्जांपल ध्यान रखना, अदरवाइज साइन प्रेडिक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, बट अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले तो यहाँ पे तो तब भी कुछ सिग्निफिकेंट वर्क आ रहा है बेटा, -0.746 किलो कैलोरी। सॉलिड लिक्विड के केस में ये वर्क डन माइनस प्लस जो भी साइन हो, बट आएगा 0.000 समथिंग, एटलीस्ट 2 जीरो के बाद कोई डिजिट आएगा, 0.001 होगा या 0.002 होगा। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद 2 प्लेस तक जीरो है, तो ऐसे को वर्क डन को जीरो बोलना ही सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, जस्ट टू हैव योर आइडिया, मैं एक क्वेश्चन और छोटा सा पहले करा दे रहा हूँ, बाकी फेस चेंज के लिए इतना सा ही है, इसके अलावा फेस चेंज में कुछ भी नहीं है। केमिकल रिएक्शंस की तरह मानो और मोल्स को हमेशा आखिरी में लो। मान लीजिए एक में क्वेश्चन और बता दूं, तो अब तक आपको पूरे चैप्टर की अब इन डेप्थ नॉलेज हो गया, इससे बढ़िया थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दे रहा है कि, है ना, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मान लो एक नया क्वेश्चन, मैंने वेपोराइजेशन का आइडिया दे दिया, फ्यूजन का आइडिया दे दिया, एक क्वेश्चन मान लीजिए सब्लिमेशन को दे दूं, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 किलो कैलोरी एट 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब इसमें मुझे आगे यूनिट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वर्ड यूज कर दिया, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब 1 मोल के लिए। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 3 moles of substance sublimes at 227 डिग्री सेल्सियस। तो फेस चेंज बेटा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट खूब गड़बड़ करता है बेटा। अब आप लोग गड़बड़ करोगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम है एक एक चीज सही बता देना, शॉर्ट नोट्स बना के ध्यान रखना आपका काम है, ठीक है, कि इनमें कोई रिएक्शन लिखी हुई नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बट आपको मैंने बता दिया कि फेस चेंज को केमिकल रिएक्शंस की तरह मानो। अगर हमारा कंफ्यूजन हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस बी मान लो, बी सॉलिड से बी गैस में जा रहा है, टेम्परेचर 227 का मतलब 500 केल्विन, और इसके 1 मोल का डेल्टा एच हो गया है आपका 10 किलो कैलोरी। पहले ये रिएक्शन ले लो, 1 मोल लेके, और डेल्टा एन जी अगर आपने 1 ही मोल लिया है तो डेल्टा एन जी कितना हो गया 1, क्योंकि बार बार मैं पिछले 5-6 क्वेश्चन से के लिए यही बोल रहा हूँ कि मोल्स हमेशा बाकी में अकाउंट में लेंगे। अब आपको ये रिलेशन क्या यूज करना है, डेल एच बराबर डेली डेल्टा एन जी 1 है तो प्लस आर टी, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू हो गई वो 10 किलो कैलोरी है, डेली आपको निकालना है कैलोरी में बेटा, इसलिए आर को 2 रखना पड़ेगा, टेम्परेचर 500 किलो कैलोरी है इसलिए 1000 भी, तो यहाँ पे आपका डेल्टा ई की वैल्यू ये कैंसिल होकर 1 बचा 9 किलो कैलोरी, बट ये पर मोल है,
और बार बार मैं कह रहा हूँ मोल्स हमेशा लास्ट में अकाउंट में लोगे, इसलिए आपका जो फाइनल जब आप आंसर टिक करोगे वो 9 into 3 और तब मोल कैंसिल होके 27 किलो के रोल। ठीक है, तो ये है फेस चेंज का आइडिया। तो दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन। मैं एक दो क्वेश्चन बोले रियल गैस के भी नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन रियल गैस में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो दोनों ही क्वेश्चन रियल गैस के जेई के पुराने क्वेश्चन है उनकी मैं बात करूंगा, ताकि जेई के कभी कभी ये पुराने क्वेश्चन रिपीट कर लेता है मेडिकल में, तो हमें आइडिया रहे उन दो क्वेश्चंस का। एंड देन वी विल गो फॉर कि हमें गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी की जरूरत क्या पड़ी। अदरवाइज बाकी सब हमारा इस थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक का पोर्शन सब कुछ खत्म है। तो आई होप you have enjoyed this session, so we will meet in the next session with some new concepts. Till then, goodbye.